हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने यूनानी दार्शनिक अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा था हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसके जो क्लास है इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से दार्शनिक अरस्तू जो है अनुकरण सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि जो प्लेटो हैं, प्लेटो इनके गुरु रहे हैं और प्लेटो के द्वारा जो बात कही गई है दोस्तों, उन्होंने अनुकरण को उतना महत्व नहीं दिया है, जबकि अरस्तू ने कहा है कि अनुकरण द्वारा कोई भी जो भी रचनाएँ हैं उसके अंदर जो कवि जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कवि हैं, वो किसी बात को जब व्यक्त करते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं, यानी कि उनकी कविताओं में एक-एक लाइन जो होती है वो उसकी वास्तविकता को रिप्रेज़ेंट करती है, प्रस्तुत करती है। तो ये बात कही थी, हमने इसका एग्ज़ाम्पल भी लिया था, जैसे हमने महाराणा प्रताप पर आधारित जो कविताएँ बनी हुई हैं, लक्ष्मीबाई पर आधारित बनी हुई हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंतर्गत जो वीरता है, उनके अंदर की जो कौशल है, उनके अंदर का जो एक देशभक्ति थी, यानी कि अपने साम्राज्य के प्रति जो भक्ति थी, तो उस चीज़ को उनके कविताओं द्वारा आज भी चरितार्थ किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे लक्ष्मीबाई पर रानी लक्ष्मीबाई बुंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इसके अंतर्गत अगर हम इसके गहनता पे जाएँ तो एक इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी जो है शक्तिशाली थी, कितना जो है समर्पित थी। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यही बात यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने इसको कहा है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएँगे और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही जो है अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियर कीजिएगा। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कशन किया था अनुकरण और कल्पना, ठीक है? तो अरस्तू के अनुसार जो अनुकरण मात्र प्रत्यक्ष वस्तुओं की नकल नहीं है, उसमें कवि या कलाकार की कल्पना की शक्ति भी अंतर्निहित होती है, ये बात इन्होंने कही थी। और यह कल्पना यथार्थ से प्रेरित होती है, परंतु उसे नए रूप में प्रस्तुत करती है। तो जो भी वो थिंकिंग रखते हैं, जो भी सोचते हैं, वो जो है प्रेरित होती है यथार्थ से और उसे पुनः उस नए रूप में प्रस्तुत करती है। इसी कारण से काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक होता है, क्योंकि वह सामान्य जीवन के स्थायी सत्यों को उजागर करता है। ठीक है, तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई थी। तो अरस्तु ने कहा था द पोइट्स फंक्शन इज नॉट टू रिलेट्स व्हाट हैज हैपेंड बट व्हाट मे हैपन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। ठीक है, तो ये बात इन्होंने इसके अंदर कही थी, इसको हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अनुकरण का उद्देश्य। अनुकरण का उद्देश्य अरस्तु ने अनुकरण को एक सृजनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना है। ठीक है, वो तो जो अरस्तु हैं वो मानते हैं कि अनुकरण क्या है, एक सृजनात्मक तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और उनके अनुसार कला के अनुकरण से निम्नलिखित उद्देश्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने अनुकरण को एक कला भी माना था। ठीक है, तो इसके जो कला है या कवि हैं कविताएं हैं, इनके द्वारा अनुकरण से सीखने की बात इन्होंने कही थी। तो शिक्षा और नैतिक बोध कला और काव्य के जो है नैतिक विचारों को सुदृढ़ करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि कला और काव्य के द्वारा जो है जो मोरल थॉट्स होती हैं उनको जो है क्या किया जाता है, बहुत ही मतलब सुदृढ़ किया जाता है, स्ट्रांगली उनको जो है बॉन्डेड किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही मनोरंजन और संतुलन की बात इन्होंने की है। कला मानव जीवन में संतुलन और आनंद लाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो कवि होते हैं वो भी रचनाएँ करते रहते हैं। जैसे प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है कि वो खेलता है तो उसका मनोरंजन भी होता है खुद का, और लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है और उपलब्धियाँ भी होती रहती हैं। ठीक है, अचीवमेंट भी मिलते रहते हैं। ऐसे ही एक कलाकार क्या होता है, वो अपनी कलात्मकता को दिखा के उस कला को खुद भी एन्जॉय करता है और अन्य दर्शकों को भी एन्जॉय करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये अनुकरण द्वारा होता है। इसके अलावा जो है इसमें भावनाओं की शुद्धि होती है, यानी कि जो विचार होते हैं वो उनका शुद्धिकरण भी इसके अंतर्गत हो जाता है, क्योंकि जो शुद्ध विचार होते हैं वही उसमें प्रस्तुत होते हैं अपने कवि और रचना और अपना कला के अंतर्गत। तो भावनाओं की शुद्धि को भी इन्होंने इसमें उद्देश्य के अंतर्गत दिया है। तो त्रासदी के माध्यम से करुणा और भय की अनुभूति से दर्शक भावनात्मक रूप से शुद्ध होता है। तो जैसे
आपने देखा कि हाल ही में जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, उस समय केदारनाथ में नुकसान हुआ था दोस्तों। तो उस समय के जो जिन्होंने उस कठिन पल को देखा है, यानी कि बहुत सारे लोग तो त्रासदी में अपनी जान गँवा गए या जन-धन जो कहेंगे हम उस प्रकार की हानि हुई, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो है, जिन लोगों ने उस काली त्रासदी को देखा, तो वो भी बहुत भयभीत हुए और उनके अंदर भी करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। क्योंकि जो है उससे क्या होता है, अब वो भावनात्मक रूप से शुद्ध हुए, यानी कि उनको ये है कि इन फ्यूचर अगर कभी ऐसी समस्या आए तो वो किस तरीके से उससे निपटेंगे या ऐसी समस्या उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का भाव उनके अंदर पहले आ जाएगा, यानी कि पहले से वो डरे हुए महसूस करेंगे ऐसी जगहों पर वो करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी केदारनाथ में जब भी जो है पुराना जो भी त्रासदी हुई है, लेकिन आज केदारनाथ अपने पुराने स्वरूप में आ चुका है, उससे बेहतर स्वरूप में आ चुका है। तो कहीं न कहीं जो है उसको उसमें जो कमियाँ रह गई थी उस समय, जो भी गलतियाँ हुई थी, उनको सुधारने का काम किया गया। तो यानी कि कहीं न कहीं सबके मन में एक करुणा का भाव आया, एक भय महसूस हुआ, तभी तो वो सारी चीज़ें उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अनुकरण के द्वारा, यानी कि भावनाओं की शुद्धि भी इसके द्वारा होती है। इसके अलावा दोस्तों अनुकरण और यथार्थ की बात कही गई है, तो अरस्तु ने जो अनु अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, इसमें यथार्थ का चित्रण महत्वपूर्ण है, ठीक है, परंतु वह यथार्थ की सतही नकल नहीं है। उसमें कलात्मक स्वतंत्र और चयन की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। कवि या नाटककार जीवन की घटनाओं का चयन करता है और उन्हें पुनर्गठित करता है, और इस प्रकार एक नया यथार्थ रचना होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अनुकरण और यथार्थ के द्वारा जो चेंज होते हैं, उसमें कलात्मकता, स्वतंत्रता और चयन की प्रक्रिया होती है, और कवि और नाटककार क्या करते हैं, जीवन की घटनाओं का चयन करते हैं और उन्हें उनको क्या करते हैं, पुनर्गठित करते हैं, और इस प्रकार एक नया यथार्थ रचना होती है। ये अनुकरण और यथार्थ की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है दोस्तों अरस्तू के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अरस्तू के अनुसार कला यथार्थ का पुनर्निर्माण है दोस्तों। क्या है? जो कलाकारी है, यानी कि कलात्मकता जो है, वो यथार्थ का पुनर्निर्माण करती है, जो संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी और अनिवार्यता पर आधारित होती है। ठीक है? ये बात इन्होंने कही है अरस्तू ने, ठीक है? और साथ ही अब इसके अंतर्गत जो आलोचनात्मकता की बात कही गई है, अनुकरण सिद्धांत की जो आलोचना है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करते हैं। हालांकि अरस्तू का जो अनुकरण सिद्धांत है वो अत्यंत प्रभावशाली रहा है, परंतु आधुनिक युग में इस पर कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तो दोस्तों हर चीज़ की जो कोई भी चीज़ प्रभाव डालती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उस पर भी आलोचनाएं होती है, और आलोचनाएं ही जब होती है तब उससे उससे उसकी वास्तविक उसकी गंभीरता का एहसास भी होता है, यानी कि वो चीज़ कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका एहसास भी तभी होता है जब आलोचनाएँ होती हैं। तो एक तो इसमें देखिए अति संरचनात्मकता इसके अंतर्गत है। तो ये बताया गया है कि इसके अंतर्गत संरचनात्मकता आती है। कुछ आलोचकों ने कहा कि अरस्तू की त्रासदी की परिभाषा बहुत कठोर और संरचनात्मक है। ये बात मानी है कुछ कवि आलोचकों के द्वारा। उन्होंने अरस्तू की त्रासदी की जो परिभाषा बताई है उसको उसमें बहुत ही कठोर और संरचनात्मकता को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इसमें माना गया है कि कल्पना की स्वतंत्रता की सीमा इन्होंने माना है। कुछ आधुनिक साहित्यकारों के अनुसार कल्पना पूर्ण जो होनी चाहिए, वो पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए, ना कि केवल यथार्थ के अनुकरण तक सीमित होनी चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही कि कल्पना की स्वतंत्रता की एक लिमिट होनी चाहिए। ये बात मानते हैं कुछ आलोचक, ठीक है? और वो कहते हैं उन उन आधुनिक साहित्यकार जो हमारे हैं, उनके अनुसार ये माना गया है कि कल्पना की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो, ना कि केवल यथार्थ के अनुकरण तक सीमित हो। फिर भी इन आलोचकों के बावजूद जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आज भी साहित्यिक आलोचना का एक आधार स्तंभ बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो है आलोचनाएं तो हो रही हैं, बट अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो एक स्ट्रांग पोजीशन बनाए हुए है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है आत्मसात करने की स्थिति है, और उसके अंदर चिंतन है, मनन है, भय है, सब कुछ है अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आधुनिक संदर्भ में अनुकरण सिद्धांत की। तो आधुनिक युग में विशेष रूप से यथार्थवादी साहित्य के अंतर्गत
थिएटर और सिनेमा में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक रहा है। ठीक है, जब आधुनिक युग में इस युग में क्या है कि विशेष रूप से यथार्थवादी साहित्य जो है, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि कोई थिएटर है या सिनेमा में, इसमें अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है ये क्या है, अत्यंत ही प्रासंगिक है। आज भी जब कोई उपन्यासकार या निदेशक सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ की रचना रूप में प्रस्तुत करता है तो वह वस्तुतः अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो कहीं पर भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या मनोवैज्ञानिक यथार्थ की रचनात्मकता का अगर रूप देता है, कहीं पर रचनात्मक की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को ही जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की ही पुष्टि होती है, यानी कि कहीं न कहीं उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ही ये चीज़ जो है पॉसिबल होती है। ठीक है? तो इसलिए अनुकरण सिद्धांत काफ़ी हेल्पफुल रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। सिनेमा जो दृश्य माध्यम है जिसमें उसमें तो अनुकरण और जो कैथारसिस की प्रक्रिया अत्यंत रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है दोस्तों, ठीक है नहीं? तो सिनेमा में क्या होता है, जो दृश्य माध्यम उसमें ऑडियो विजुअल होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो अनुकरण है, अनुकरण की कैथारसिस की प्रक्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप में हम उसको देखते हैं। यानी कि जो चीज़ उसमें दिखाया जाता है सिनेमा में, तो कहीं न कहीं हम उसको, अगर जैसे हमको किसी की भी स्टोरी से फ़िल्म बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों? किसी के लाइफ़ स्टाइल से लेके फ़िल्में बनती हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि एम एस धोनी मूवी बनी थी। ठीक है? तो कहीं न कहीं उस मूवी को देखकर धोनी के आप क्रिकेटर एम एस धोनी के जो है बचपन के दिन, यानी कि जो संघर्ष रहा था, उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं सीधे-सीधे। उसको सीख उससे जान रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको, जब तक एम एस धोनी की टीम में एंट्री होने से पहले तक का सारा जो दिखाया गया है कि वो रेलवे में किस प्रकार से नौकरी करते थे, किस तरीके से प्रैक्टिस के लिए जाते थे, कितना संघर्ष रहा था उनकी लाइफ में, तो वो उसको अनुभव किया जा सकता है। ठीक है ना? वास्तविकता तो वो समय निकल गया है, आज इतना महान क्रिकेटर बन चुके हैं। लेकिन क्या है कि दोस्तों उसमें क्या है कि एम एस धोनी की जब हम मूवी देखते हैं, पुरानी स्टोरी मूवी देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके उस टाइम के जो स्ट्रगल रहा है, जिसके बल पे आज वो इतने महान खिलाड़ी बने, तो उसको जो है पूरा प्रत्यक्ष हम उसमें सिनेमा के अंतर्गत, हम मूवी के अंदर देखते-देखते उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? आत्मचिंतन कर सकते, मन में सोच सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा समकालीन रंगमंच, साहित्य और कविता भी जीवन के संघर्ष, नैतिक द्वंद्व और संवेदनाओं को कलात्मक अनुकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। फाइनली अगर हम बात करें तो दोस्तों अनुकरण, जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत केवल एक साहित्यिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वह एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है, ठीक है? तो इसमें जो है फिलोसोफर थिंकिंग भी इसके अंतर्गत आती है दोस्तों, और जो यह मानता है कि कला जीवन का प्रतिबिंब है। तो कला जो है एक जीवन का प्रतिबिंब है, एक ऐसा बिंब, ऐसा प्रतिबिंब जो जीवन को अधिक स्पष्टता, गहराई और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आप आपके अंदर कलात्मकता है या किसी कला के माध्यम से किसी भी चीज़ को देखना है, तो उसके अंदर क्या आती है, उस जो है उसका प्रतिबिंब दिखता है, जीवन अधिक स्पष्ट महसूस होता है, उसके लाइफ़स्टाइल, जैसे मैं आपको एम एस धोनी का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो कहीं न कहीं गहराई पूरा पता चलती है कि इस व्यक्ति ने कितना अपने लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल किया है। ठीक है? और उसके अलावा संवेदनशीलता भी आती है, यानी कि उस कष्ट को देख के काफ़ी संवेदनाएँ भी होती हैं मन में, ठीक है ना? तो अरस्तु ने कला की यथार्थ की सेवा में रखा, परंतु उसे कल्पना और उसके माध्यम से सृजनात्मकता से युक्त उसको किया था। ठीक है दोस्तों? तो ये होता। उनका अनुकरण सिद्धांत आज भी साहित्यिक आलोचना, नाट्यशास्त्र और कला दर्शन में मार्गदर्शक के रूप में स्थापित है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि कला केवल नकल नहीं, बल्कि जीवन को समझने, अनुभव करने और व्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। ठीक है दोस्तों? समझ गए होंगे आप, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ये सिद्धांत जो सिखाता है वो क्या सिखाता है कि कला केवल एक नकल नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का, अनुभव करने का और व्यक्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम बनता है। तो अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों अनुकरण सिद्धांत पर आधारित एमसीक्यू पर। तो यहाँ पर विशेष एमसीक्यूज जो हमने रखे हैं,
वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो टॉपिक आपने समझ लिया है और अब इस पर आधारित हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अनुकरण सिद्धांत का मूल प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों जो अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस या अपोलो? ठीक है दोस्तों, तो प्लेटो, अरस्तु या सुकरात या अपोलो में से कौन जो है अनुकरण सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं? तो कॉमन सी बात है, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद अरस्तु सभी को याद हो ही गया होगा। तो अनुकरण सिद्धांत के मूल प्रतिपादक जो हैं दोस्तों वह हैं अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ है। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या माना गया है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो वास्तविकता का सटीक प्रतिरूपण या वास्तविकता के प्रतिरूप का अनुकरण, का कलात्मक रचना या जीवन के कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। तो दोस्तों जो अरस्तु के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है, तो यह है आपका वास्तविकता के प्रतिरूप का अनुकरण करना। ठीक है, तो वास्तविकता के प्रतिरूप का अनुकरण करना ही जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का अर्थ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु ने अनुकरण को किस किस संदर्भ में परिभाषित किया है? तो अरस्तु ने जो अनुकरण है उसको किस संदर्भ में परिभाषित किया है, किस चीज़ को महत्व दिया है? ऑप्शन है कला, इतिहास, नीति शास्त्र या धर्म। तो दोस्तों यहाँ पर तो कॉमन सी बात है, इसमें ना तो इतिहास की चर्चा आई थी हमारी, ना नीति शास्त्र को महत्व दिया था और ना ही धर्म को, क्योंकि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत इतिहास की भी हमने चर्चा की थी। तो इतिहास केवल उस समय को दर्शाता है, लेकिन उस समाज की वास्तविकता को दर्शाने के लिए या तो उसको कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा या रचनाओं के रूप में कवि द्वारा कवि के रूप कविताओं के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने बात करी थी, ठीक है ना। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत में यही बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अरस्तु के अनुकरण के संदर्भ में कला के संदर्भ में इन्होंने अनुकरण को प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु ने अनुकरण को किस रूप में देखा? तो अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया है वो अनुकरण को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन है एक नकारात्मक क्रिया, कला का एक अनिवार्य अंग या कला की सीमा या एक प्रतिलिपि। तो अरस्तु ने अनुकरण को किस रूप में देखा दोस्तों? वो देखा है कला का एक अनिवार्य अंग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अपना आंसर भी इसमें क्लिक करते रहिए। 15 क्वेश्चन हमने इसमें एमसीक्यू के रखे हैं, तो आप देखिए उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ही अपने साथियों को इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कला की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कला की मुख्य विशेषता क्या है? इतिहास का सटीक प्रतिरूपण, यथार्थ का अनुकरण, कल्पना और रचनात्मकता या वास्तविकता की नकल। तो अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कला की जो मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, वो है कल्पना की रचनात्मकता। ठीक है दोस्तों, अनुकरण के द्वारा क्या है दोस्तों, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता इसके अंतर्गत आती है। अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत कला की मुख्य विशेषता होती है कल्पना और उसको रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का क्या महत्व है? तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है दोस्तों उसका क्या महत्व है? यह कला को यथार्थ से अलग करता है, यह कला को यथार्थ से जोड़ता है, यह कला को एक नकारात्मक गतिविधि के रूप में देखता है, यह कला को जीवन से दूर रखता है। तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है दोस्तों उसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि यह कला को यथार्थ से जोड़ता है। ठीक है, कला को यथार्थ से जोड़ने वाला सिद्धांत जो है दोस्तों वह है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने कला को किस तरह की क्रिया के रूप में देखा है? तो अरस्तु ने कला को किस तरह की क्रिया के रूप में देखा है? एक निष्क्रिय क्रिया, एक रचनात्मक क्रिया, एक अनुकरण योग्य क्रिया या एक निर्जीव क्रिया। तो अरस्तु ने कला को किस तरह की क्रिया के रूप में देखा है? तो ये देखा है दोस्तों एक रचनात्मक क्रिया के तौर पर। ठीक है दोस्तों,
तो कला को एक रचनात्मक क्रिया के तौर पर अरस्तू ने इसको माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कवि का कार्य क्या है? तो दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु का है उसके अनुसार कवि का क्या कार्य है? तो घटनाओं को यथावत प्रस्तुत करना, संभावनाओं को प्रस्तुत करना, इतिहास को व्यक्त करना या वास्तविकता को प्रतिलिपि करना। तो दोस्तों, जो अनुकरण सिद्धांत है उसके अनुसार एक कवि का क्या कार्य है दोस्तों? वह है संभावनाओं को प्रस्तुत करना। संभावनाओं को प्रस्तुत करना ही एक कवि का कार्य है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार नाटक में क्या शामिल होता है? तो इस पर हमने चर्चा की है पूरी डिटेल क्लास के अंतर्गत। नाटक में क्या शामिल किया जाता है? ऑप्शन है केवल यथार्थ, केवल कल्पना, यथार्थ और कल्पना दोनों, या केवल इतिहास। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार क्या है दोस्तों? नाटक जो होता है वो मेनली क्या प्रस्तुत करता है? यथार्थ और कल्पना दोनों का प्रस्तुतिकरण ही नाटक है दोस्तों। ठीक है, जो यथार्थ को भी प्रस्तुत करता है और कल्पनाशीलता को भी प्रस्तुत करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अरस्तु के अनुसार अनुकरण कला के लिए क्या है? तो दोस्तों, अरस्तु के अनुसार अनुकरण कला के लिए क्या है? ऑप्शन है एक सीमा, एक आवश्यकता, एक साधन या एक प्रतिबंध। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण कला के लिए क्या माना गया है दोस्तों? एक साधन के तौर पर माना गया है। ठीक है, तो अनुकरण के द्वारा ही कला जो है संभव है, तो यह एक साधन के रूप में पॉसिबल है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यथार्थ का अनुकरण, करुणा और भय, नैतिक विकास, कला को सेंसर करना। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है पूछा गया है। यथार्थ का अनुकरण बिल्कुल होता है अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत, करुणा और भय भी जरूर होता है, नैतिक विकास भी जरूर होता है। तो इसके अंतर्गत जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का जो हिस्सा नहीं है दोस्तों, वह है कला को सेंसर करना। ये जो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अरस्तु ने अनुकरण को किस रूप में महत्व दिया है? अरस्तु ने अनुकरण को किस रूप में महत्व दिया है, ये क्वेश्चन है। एक नकारात्मक क्रिया, कला का एक महत्वपूर्ण पहलू, कला की एक सीमा या जीवन की एक प्रतिलिपि। तो अरस्तु ने अनुकरण को जो महत्व दिया है दोस्तों, ये माना है कला का एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पे इन्होंने जो है अनुकरण को माना है, कला की एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो इनमें से कौन सा अनुकरण सिद्धांत का महत्वपूर्ण हिस्सा है? ऑप्शन है यथार्थ की प्रतिलिपि, घटनाओं का सटीक वर्णन, संभावनाओं की कल्पना और इतिहास की नकल। तो इनमें से कौन सा बिल्कुल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों? यह है संभावनाओं की कल्पना। तो संभावनाओं की कल्पना के तौर पर जो है अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरस्तु ने अनुकरण को किस तरह की गतिविधि के रूप में देखा है? तो अरस्तु ने अनुकरण को किस तरह की गतिविधि के रूप में देखा? तो ऑप्शन है एक निष्क्रिय गतिविधि, एक रचनात्मक गतिविधि, एक अनुकरण योग्य गतिविधि या एक कलात्मक गतिविधि के रूप में। तो अरस्तु ने अनुकरण को जो गतिविधि के रूप में माना है दोस्तों, वो माना है एक रचनात्मक गतिविधि के रूप में। ठीक है, क्योंकि अरस्तु जो है जो अनुकरण को मानते हैं एक रचनात्मक गतिविधि के रूप में, अरस्तु इसको मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कवि का क्या उद्देश्य है? तो जो अनुकरण सिद्धांत है दोस्तों, इसके अनुसार कवि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है इतिहास को व्यक्त करना, घटनाओं को यथावत प्रस्तुत करना, जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करना या यथार्थ की प्रतिलिपि करना। तो दोस्तों, अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें कवि का क्या उद्देश्य है? वह है जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करना। तो जीवन की संभावनाओं को व्यक्त करना ही
अनुकरण सिद्धांत माना है इन्होंने, एक कवि का उद्देश्य माना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को कंप्लीट किया और साथ ही आपका पूरा थ्योरी के साथ साथ सैद्धांतिक रूप में पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए। आई होप आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इससे हो रही होगी और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर जो है पहले से ही जुड़े हुए हैं तो दोस्तों अपने साथियों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अन्य बेहतरीन क्लास के साथ आपके सिलेबस के अनुसार। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।